हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड मैथ विद कीर्ति, जिसमें हम जो है वो आपका पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस और चैप्टर नंबर 1 इसमें हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण के कुछ प्रकार, जिसमें हमने 4 तरह के रासायनिक समीकरण पढ़े थे, जो थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी रासायनिक समीकरण के ही प्रकार हैं, जो कि और है, अलग है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बच्चों आपके लिए वीडियो नहीं है। आपके लिए जो वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां पर जाकर के ये सेम टॉपिक देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कौन से वाले 4 तरह की अभिक्रियाओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो नाम तो आपने सब पहले ही इनके सुन लिए होंगे। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीसरा है अपचयन अभिक्रिया और चौथा है उपचयन अभिक्रिया। ये चारों ही अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हमारी पिछली क्लास वाली भी थी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको ऐसा मत सोचना कि ये जरूरी नहीं है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है इनकी परिभाषाएं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में। तो ऊष्माशोषी, जैसे कि इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है, शोष मतलब कि अवशोष करना या अवशेष, जो भी आप इसको समझ सकते हो। मतलब ऊष्माशोषी का मतलब है जो अपने अंदर ऊष्मा को या ऊर्जा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसकी अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब इन अभिक्रियाओं को अगर करवाना है तो इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से जो है वो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको ये अवशोषित करेंगे और उसके बाद ही उत्पाद बनेगा। अगर आप इनको ऊष्मा नहीं देते हो या ऊर्जा नहीं देते हो तो ये अभिक्रिया भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा: जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया: जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम ऊष्मा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ऊष्माक्षेपी होना था। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। तो जिसमें क्या होगा, उत्पाद बनेगा बिना किसी ऊष्मा के। हमें ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है या ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जो ऊष्मा है वो खुद ब खुद निकलेगी। किसके साथ निकलेगी? तो जो उत्पाद होता है बच्चों, उसके साथ में ऊष्मा निकल के आएगी। तो इसके लिए आपको इसके उदाहरण देखने पड़ेंगे, तभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। परिभाषा लिखनी है तो फटाफट से यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एक एक नंबर में ये परिभाषा आती है कि बताओ ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण। ठीक है, तो चलिए परिभाषा कर ली, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं जो हम आम जिंदगी में देखते हैं, तो सबसे जरूरी एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये है बर्फ का पिघलना। जो ये बर्फ है बच्चों, ये पिघलने के लिए क्या करती है, इसे पिघलने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे आसपास वातावरण में जो भी ऊष्मा है, जो भी ऊर्जा है, उसको जो है वो बर्फ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और फिर धीरे 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 पिघलती है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये ऊष्माशोषी है। इसने क्या किया, ऊष्मा का इस्तेमाल किया अभिक्रिया के लिए। पहले बर्फ सॉलिड थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको हमने बाहर रखा तो वो पिघलती गई। किसकी वजह से? ऊष्मा की वजह से, ऊष्मा को अवशोषित करने की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसलिए एरो जो है वो अंदर को लगा है कि ऊर्जा जो है वो इसको देनी पड़ेगी। पर अगर हम बात करें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की, तो यहाँ आप देख सकते हो लकड़ी थी लकड़ी को जलाया। ठीक है, लकड़ी को अगर हम मान लें यहाँ पे कोयला या कार्बन, और ऑक्सीजन पता है हमें, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए उसको जलाने के लिए, तो CO2 निकलेगा। तो CO2 जब देखो धुआं निकलता है, धुआं कैसा होता है, धुआं गर्म होता है, उसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर इसलिए जो एरो है वो बाहर को निकाल के हमने ऐसे बनाए हैं, क्योंकि इसका ये मतलब है कि इस तरह की जो अभिक्रिया होंगी उसमें जो ऊष्मा होगी, जो ऊर्जा होगी, वो बाहर निकलेगी, अवशोषित नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
इसके कुछ उदाहरण तो पहले देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी के उदाहरण। ऊष्माक्षेपी हमने पढ़ा अभी अभी, जिसमें क्या होगा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ पे फिर से मिसप्रिंटिंग हो गई है बच्चों, थोड़ी सी असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगी, खेद है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बार बार देखना पड़ रहा है। ये ऊष्मा शोषण है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीथेन है, इसको आप आगे जब कार्बन और उसके कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, इसको हम मीथेन कहते हैं। अभी के लिए आप इसको CH4 भी कह सकते हो। इसमें जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पानी निकला और साथ में ऊष्मा भी निकली। तो जो भी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ निकलती है, उसको हम कहते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ही है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूं, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कार्बन एक, सॉरी 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, कार्बन एक कार्बन एक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा जो है वो साथ में इसकी निकली, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी है। अब बात करते हैं, वही ये आ गया हमारा CO2 कि अगर आप कोयले में ऑक्सीजन की जो करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। तो उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा निकल रही है, देन इट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। जब हम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे, ये हमने उसमें पढ़ा था, देखो, डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं, विघटन जिसको कहते हैं, सॉरी वियोजन जिसको कहते हैं, वियोजन, वियोजन में हमने पढ़ा था कि आपके पास चूना पत्थर है, इसको हम कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है। यहाँ पे लिखा था बट ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। ये हमारे पास था चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब हमने हीट किया, जब हमने ऊष्मा दी, तो ये टूट गया, किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना हमें मिल गया, किससे, चूना पत्थर से। कब, जब हमने उसको ऊष्मा दी। तो हमें यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ी, ऊष्मा को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, अवशोषित किया, तो फिर ये टूट गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर हुआ, जब हमने सिल्वर क्लोराइड को ऊष्मा दी, तो ये टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। ये अलग अलग टूट गया, सिल्वर में और क्लोरीन में ये टूट गया। कब, जब हमने इसको ऊष्मा दी। तो जब जब आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब तब आप उसको ऊष्म शोषी कहोगे। लेकिन जब जब आपको लगता है कि ऊष्मा निकल रही है उत्पाद के साथ, तब तब उसको हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। शोषी से याद रखना अवशोषण, शोषी जो आपके एंड में लगा है उसमें शोषी की, इससे याद रखना अवशोषण। अवशोषित करना मतलब एब्जॉर्ब करना, मतलब उसको हम ऊष्मा देंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा और टूट जाएगा, ठीक है, टुकड़ों में टूट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें मतलब यही था, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ी वो ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्मा क्षेपी। अब बात करते हैं आगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। तो इसको एक का नाम है उपचयन और एक का नाम है अपचयन। दोनों के नाम बिल्कुल सेम है और दोनों हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, दोनों कैसे हैं, मैंने कहा एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से उल्टे हैं, लेकिन हमेशा साथ साथ ये जो है वो चलते हैं, साथ साथ होगा। जहां अपचयन वहां उपचयन भी हो रहा होगा, जहां अपचयन वहां उपचयन भी हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसको बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, देखो, अच्छा पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो उपचयन और अपचयन आपके सिलेबस में है, ये जो उपचयन और अपचयन आपके सिलेबस में है, ये किस तरह से इन्होंने इसको निर्धारित किया है। तो इसको इन्होंने निर्धारित किया है दो तत्वों के मदद से, ठीक है, दो तत्वों की मदद से। तो यहाँ पे जो आपको बात की जाएगी वो दो चीजों की जाएगी, पहला ऑक्सीजन की, दूसरा हाइड्रोजन की। इन दो तत्वों पर आधारित आपको जो है वो उपचयन और अपचयन समझाया गया है। तो बस आपको याद में रखना है कि जहां पे भी उपचयन आ गया, अपचयन आ गया, आपको नजर रखनी है पहला ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन के ऊपर,
ठीक है। तो क्या होता है जब किसी पदार्थ में, जब हम रिएक्ट करेंगे, पता है रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, पदार्थ तो उसमें होगा ही होगा। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा दोनों होते हैं, तो इसे हम उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं उपचयन। कब? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ जाएगी, किसी पदार्थ से मिल जाएगी, तो उसको हम उपचयन कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ह्रास मतलब कम होना, ठीक है, हाइड्रोजन किसी पदार्थ से कम हो गई, अलग हो गई, बिछड़ गई, तो भी उसको हम उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। हाइड्रो ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना, यहां मैंने इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में भी लिखा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ही उपचयन कहलाता है। अब इसको याद करने की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक आपको मैं बताऊं इसको याद करने की, तो इसके ऊपर है उप, ठीक है। यहां से हमने उपचयन में से उप लिया, किसको लिया हमने? उप लिया, उपचयन में से उप को लिया। अब उप को हमने बना दिया ऊपर, क्या बना दिया हमने? उप को ऊपर, क्या बना दिया उप को? ध्यान से याद रखिए, ऊपर, ठीक है। अब ऊपर से याद रखना कि जहां जहां ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो ऊपर बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसकी वृद्धि होती जाएगी, उसको हम उपचयन कहेंगे। बस आपको उपचयन अगर याद रह गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो अपचयन आप समझ जाओगे कि क्या है। बस आपको उपचयन याद रखना है। ट्रिक फिर से सुन लो, उपचयन में से उप को उठाओ, उपचयन में से क्या करो? उप को उठाओ, उप से बना दो ऊपर, क्या बना दो? उप से ऊपर, और ऊपर से मतलब ऑक्सीजन, ऊ ओ ऊ ओ सेम सेम है ना, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो यहां से हमने ट्रिक बना दी कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। अब हमें पता है दो ही चीजें हैं, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन की कमी होगी, है ना। अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का ह्रास होगा, कमी होगी। तो इस ट्रिक को फटाफट से नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आने वाली है आगे, क्योंकि उपचयन अपचयन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिर्फ उपचयन के लिए ट्रिक बनाई है, अपचयन के लिए कोई ट्रिक नहीं बनेगी। उपचयन से अगर आपको समझ आ गया कि ऑक्सीजन की वृद्धि होनी है, तो आप समझ जाओगे कि अपचयन में इसका उल्टा होना है, ठीक है। चलिए, तो उसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके उदाहरण देख के आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि कैसी होती है, कैसी दिखती है। जब हमने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा, अभी आप देख सकते हैं अभिक्रिया से पहले कार्बन हमारा अलग था, कार्बन के साथ यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन अकेला है, ठीक है। कार्बन कैसा है? अकेला है। हाँ, बेशक हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने वाले हैं, बेशक हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने वाले हैं, पर अभी के लिए कार्बन बिल्कुल अकेला है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हुई, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? कार्बन के साथ जुड़ गई। क्या हो गया? कार्बन के साथ जुड़ गई। कार्बन के पास पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, अब क्या हुआ? एकदम से इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, समझे। तो ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हुआ? कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन कार्बन के साथ पहले नहीं था, पर अभिक्रिया के बाद कार्बन के पास आ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया, तो उपचयन हो गया, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आपसे, हाँ, बहुत जरूरी आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। आपको कोई भी समीकरण दे रखा होगा, कोई भी अभिक्रिया दे रखी होगी, और आपको पूछा जाएगा बताइए उपचयित पदार्थ कौन है। अब ये उपचयित पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों, जिसका उपचयन हो रहा हो, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो, उसको हम उपचयित पदार्थ कहते हैं। जिसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन जुड़ रही हो, जैसे पहले कार्बन था बेचारा सा, है ना, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, पर जैसे ही अभिक्रिया हुई, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो हम कहेंगे यहाँ पर कार्बन है जो उपचयित हुआ है। कौन उपचयित हुआ है? कार्बन। बैलेंस है क्या ये समीकरण? क्या ये समीकरण हमारा संतुलित है? जी हाँ, बिल्कुल संतुलित है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, अगला उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरस है और यहाँ पे ऑक्सीजन है।
फॉस्फोरस अभी अकेला है, फॉस्फोरस के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। अगर फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन होती, अगर फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन होती तो ऑलरेडी ऐसे लिखी गई होती, पर क्या लिखी थी? नहीं लिखी थी। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन पहले से होती तो ऐसे लिखा जाता, पर क्या लिखा था? नहीं लिखा था। मतलब कार्बन और फास्फोरस इनके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन अगर इसके साथ जुड़ गई मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई तो मतलब यहाँ पर उपचयन हुआ। तो आपको जहां पर भी ऐसी चीजें दिखेंगी कि क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का जो है वो वृद्धि हो रही हो, या अभिक्रिया से पहले पदार्थ के पास ऑक्सीजन ना हो पर बाद में ऑक्सीजन उसके पास आ जाए, तब भी उसको हम कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बढ़ना। कौन बढ़ेगा? ऊ ओ, ऑक्सीजन बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बताइए, अगर देख के बताइए पहले तो कि उपचयित पदार्थ कौन है। यहाँ पे देख के बताइए कि इन दोनों में से उपचयित पदार्थ कौन है, किसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आ गई। तो बिल्कुल सही बताया बच्चों, वेरी गुड। वो है हमारा फॉस्फोरस, क्योंकि इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, तो इसे हम उपचयित पदार्थ कहने वाले हैं। करेक्ट है सभी को? अब देखो क्या ये संतुलित है? तो यहाँ पे तो भाई 4 फास्फोरस, यहाँ पे 2 ही फास्फोरस, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हमें इसको कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ऑक्सीजन को पहले तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बना सकते हैं ऑक्सीजन को? तो मेरे दिमाग में आया 10 बना सकते हैं। इसको 2 से गुणा कर लें, इसको 5 से गुणा कर लें तो ऑक्सीजन 10 बन जाएगा। 2 5 10, 5 दूनी 10। फास्फोरस यहाँ 4 है और 2 ने जब 2 से गुणा की तो फास्फोरस यहाँ भी 4 बन गया, तो हमने इसको क्या कर दिया? संतुलित भी कर दिया। ठीक है, तो ये था उपचयन के बारे में। जब क्या हो, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो आपको दिख जाएगा। अब क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी उपचयन में होती है और हाइड्रोजन का ह्रास भी उपचयन में ही होता है। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी दोनों किसमें होते हैं? उपचयन में होते हैं। तो अभी हमने ऑक्सीजन की वृद्धि देख ली। अब देखते हैं जरा हाइड्रोजन की कमी कैसी दिखती है ना? तो अभी के लिए हमने पढ़ लिया ये कि उपचयित पदार्थ जो है वो कौन है, वो हमारा फास्फोरस है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की जो कमी है वो कैसी दिखती होगी। और एक और चीज भी हमने सीख ली है कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में वैसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर था H2S। H2S है, ये गैस होती है, H2S है। यहाँ पर सल्फर है, S का मतलब सल्फर। अभी हम देख रहे हैं कि सल्फर के पास हाइड्रोजन है। अभी हमने क्या देखा? सल्फर के पास हाइड्रोजन है और वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने वाला है, ब्रोमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करने वाला है। तो हुआ क्या? ब्रोमीन ने सल्फर से हाइड्रोजन ले ली। ब्रोमीन ने क्या किया? सल्फर से हाइड्रोजन ले ली और सल्फर बेचारा अकेला रह गया। सल्फर कैसा रह गया? बिल्कुल अकेला रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सल्फर के साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? क्योंकि सल्फर का हाइड्रोजन छीन लिया। पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था पर रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं रहा, मतलब सल्फर को हाइड्रोजन की कमी हो गई। सल्फर को क्या हो गया? हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर भी उपचयन ही हो रहा है, क्योंकि इधर सल्फर के पास हाइड्रोजन था बट बाद में वो गायब हो गया, उसके पास नहीं रहा, हाइड्रोजन की कमी हो गई। और जहां जहां हाइड्रोजन की कमी होती है वहां पर उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये है उपचयित पदार्थ। फिर से ये उपचयित पदार्थ है। क्यों ये हमारा उपचयित पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसमें से क्या हुआ बच्चों? इसमें से जो है वो आपका हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, यहाँ पे लगाया जाएगा, ये यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है बट मैं उनको बीच में सुधार रही हूँ, तो आप भी ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ध्यान रखना कि ये होगा यहाँ पर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन था बट एंड में सल्फर बेचारा अकेला रह गया, इसके पास हाइड्रोजन नहीं बचा तो इसको हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब जब इसको कमी हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर उपचयन
हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, संतुलित है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पर 1, ब्रोमीन यहाँ पर 2, ब्रोमीन यहाँ पर 2। तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 बन जाएंगे, ब्रोमीन भी 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है, मैंने इसको संतुलित भी कर लिया और ये भी सीख लिया कि जब हाइड्रोजन में कमी आती है तो समीकरण कैसा दिखता है। ठीक है, अगला समीकरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो CH4 जमा O2, ठीक है, ये मीथेन है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन में जब आपने ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाई इसकी, तो ये बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से निकल गया पानी। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन था, कार्बन के पास पहले क्या था, हाइड्रोजन था, पर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गया। कार्बन के पास रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन है, बाद में हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब कार्बन को क्या हो गया, कार्बन को जो है वो हाइड्रोजन की कमी हो गई है ना, कार्बन को हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब यहां मेरी बात ध्यान से देखना, अब इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान से देखना कि कार्बन को हाइड्रोजन की कमी हो गई है, कार्बन से हाइड्रोजन छीन लिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिख लेती हूं मैं C मतलब कार्बन, और इसको क्या हुआ, तो इसको हो गई कमी, किसकी कमी, तो इसको कमी हो गई जी हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन की, यहां से भी आप इसका पता लगा सकते थे कि हाइड्रोजन भाई कम हो रहा है मतलब उपचयन होगा, हाइड्रोजन कम हो रहा है मतलब उपचयन होगा। और सेकंड केस भी देख लो, बिल्कुल देख लो कि हाइड्रोजन की बेशक कार्बन को कमी हो गई, लेकिन इसको कोई और मिल गया और वो ऑक्सीजन मिल गया। कौन मिल गया इसको भाई, ऑक्सीजन मिल गया। तो इसका मतलब कार्बन के पास कमी हो रही है हाइड्रोजन की, लेकिन कार्बन के पास जो वृद्धि हुई वो किसकी हो गई, वृद्धि हुई वो किसकी हुई, तो वृद्धि हो गई जी ऑक्सीजन की, है ना, वृद्धि हो गई ऑक्सीजन की। तो बस ये तो हमने सीखा, ये तो हम तब से सीख रहे हैं कि जहां पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, उसी को तो हम उपचयन कहते हैं। यहाँ पे CH4 था, मीथेन था, मीथेन के पास हाइड्रोजन थे, ठीक है, पर जैसे अभिक्रिया हुई कार्बन रह गया अकेला, हाइड्रोजन ने इसको छोड़ दिया लेकिन ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं कि इसको हाइड्रोजन की कमी हो रही है बट ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये हमारा उपचयन यहाँ पे हो रहा है। और उपचयित पदार्थ जो है वो कार्बन है, उपचयित पदार्थ जो है वो कौन है, तो जी वो हमारा कार्बन है, C है, कार्बन है। ठीक है, आपको आता है, सवाल आता है, आपको समीकरण दे रखा होगा, आपको पूछा जाएगा बताओ बच्चों यहाँ पर उपचयित पदार्थ कौन है, तो हम कहेंगे कार्बन। अब देख लेते हैं समीकरण बैलेंस है या नहीं। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2। ठीक है, हाइड्रोजन को 4 बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हो गया। हाँ बिल्कुल, 2 दूनी 4 मैंने क्यों कहा, 2 दूनी 4 मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे इसकी गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन 4 यहाँ पर भी हो गए, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर भी हो गए, हाइड्रोजन 4 यहाँ पर भी हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 ही थे, इसलिए हमको इसको ऐसे लिखना पड़ा। ये हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज देख लेना बच्चों, पार्ट नंबर 2 था वो, बैलेंसिंग का, संतुलन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, दो चीजें हुई, कार्बन के साथ ही हुई, दोनों चीजें कार्बन के ही साथ हुई। कार्बन को एक तरफ से हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, कमी हो गई उसको हाइड्रोजन की, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो समझ गए कि भाई उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपचयन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपचयन की। तो अपचयन क्या होता है, वो होता है उपचयन का बिल्कुल ही उल्टा। अपचयन क्या होता है, उपचयन का बिल्कुल ही उल्टा। उल्टा कैसे, क्योंकि अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, सॉरी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उपचयन में क्या था, उप मतलब ऊपर, ओ मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का किसी के साथ जाके जुड़ना, उपचयन है। लेकिन अपचयन की बात करें
तो बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी भी देखो अपचयन में भी दो ही चीजें हैं, अपचयन में भी आपको दो ही चीजें दिखेंगी, एक आपको दिखेगा हाइड्रोजन, दूसरा आपको दिखेगा ऑक्सीजन। इन्हीं दोनों पे आधारित हमारा अपचयन भी होता है। पर इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि किसकी होगी, तो वृद्धि अब हाइड्रोजन की होगी और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा या फिर उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो हाइड्रोजन की अब वृद्धि होने वाली है, हाइड्रोजन अब जाके किसी के साथ चिपक जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब ऑक्सीजन किसी को अब छोड़ के जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, CuO कॉपर ऑक्साइड था, इसको हमने जब हाइड्रोजन के साथ जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, कॉपर बेचारा अकेला रह गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए किसी पदार्थ में तो उसको हम कहेंगे कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें कॉपर की, यहाँ पे भी ध्यान से देखना, यहाँ पे भी दो चीजें हो रही है, क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखो, अपचयन और उपचयन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और बहुत बार क्या, हमेशा ऐसा होता है कि वो साथ साथ ही होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं, साथ साथ। अब इस समीकरण में आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये बस हमारा एरो है, ये थोड़ा नीचे आ गया था, मैंने ऊपर लिख दिया, जहां पे इसको होना चाहिए था यहाँ पे इसको होना चाहिए था, यहाँ मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ना ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉपर जिसके साथ क्या हुआ, जिसका साथ ऑक्सीजन ने छोड़ दिया। ओके, जिसका साथ ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, तो हम कहेंगे कि कॉपर को ऑक्सीजन ने छोड़ दिया है। इट मींस कि ऑक्सीजन की उसको आ चुकी है कमी, और जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी बच्चों, उसको हम कहेंगे कि वो चीज अपचयित हो रही है। क्या हो रही है, अपचयित हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अपचयित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अपचयित पदार्थ। क्लियर हो गया सभी को, क्योंकि ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, चला गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने इसको छोड़ा, तो ऑक्सीजन ने पकड़ा किसको, अगर कॉपर को छोड़ दिया भाई तो पकड़ा किसको, पकड़ा था हाइड्रोजन को। किसको पकड़ा था, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के पास अब ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। कैसे हुई, क्योंकि ऑक्सीजन ने कॉपर को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे वृद्धि हो गई। एक तरफ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, क्योंकि हाइड्रोजन अगर किसी को छोड़ के जा रहा है तो पक्का किसी और को पकड़ेगा, पक्का पकड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां पे होता है उपचयन। तो यहाँ पर अगर आपको इस समीकरण, मान लो आपको एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि अपचयित पदार्थ कौन है, तो आप कहेंगे कॉपर अपचयित है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अभिक्रिया से पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन ने कॉपर को छोड़ दिया। और वहीं हाइड्रोजन हो गया उपचयित पदार्थ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, उसके वहां पर जो है वो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जिस पदार्थ में, उसको हम उपचयित पदार्थ का नाम देते हैं। तो इसका तो पक्का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि कब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, और किसके पास जाके ऑक्सीजन जुड़ रही है या बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को, अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर H2S, फिर से आ गया H2S गैस, H2S है, और इसमें अच्छा पीछे हमने इसको बैलेंस किया क्या, कॉपर एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ठीक है ये बैलेंस्ड है। अब H2S है, उसमें हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ, सल्फर को हाइड्रोजन ने छोड़ दिया। बेचारा सल्फर हमारा, हाइड्रोजन ने क्या किया, छोड़ दिया। अच्छा, सल्फर को छोड़ा, पकड़ा किसको, सल्फर को छोड़ा तो पकड़ा किसको, पकड़ा क्लोरीन को। क्लोरीन के पास क्या हो गया बच्चों, क्लोरीन के पास अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ चुका है।
मतलब इसके पास हाइड्रोजन की वृद्धि हो चुकी है, हाइड्रोजन बढ़ चुका है, क्योंकि क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था ही नहीं, और जैसे रिएक्शन हुई एकदम से इसको हाइड्रोजन मिल गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब कि अपचयन होगा। और जो क्लोरीन है उसको हम अपचयित पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयित पदार्थ जो है वो इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब वहीं पे नजर डालो, जरा नजर डालो। क्लोरीन को हाइड्रोजन ने पकड़ा, क्लोरीन को किसने पकड़ा? हाइड्रोजन ने। पक्का हाइड्रोजन किसी को छोड़ के आया है, तभी वो क्लोरीन को पकड़ रहा है। अब हाइड्रोजन ने किसको छोड़ा? बेचारे सल्फर को। बेचारा सल्फर था, उसको हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब सल्फर के पास हो गई हाइड्रोजन की कमी। सल्फर के पास क्या हो गया भाई? सल्फर के पास हो गई हाइड्रोजन की कमी। और जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो अपचयन होता है। और अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उपचयन होता है, तो सल्फर हमारा बन जाएगा उपचयित पदार्थ। क्या बन जाएगा? उपचयित पदार्थ। क्योंकि हाइड्रोजन अगर किसी को छोड़ रहा है तो किसी को जरूर पकड़ेगा। छोड़ा सल्फर को, सल्फर को छोड़ा, सल्फर में कमी आ गई हाइड्रोजन की। पकड़ा क्लोरीन को, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था ही नहीं, एकदम से इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। तो चलिए इसको देखते हैं, इज इट बैलेंस्ड और नॉट? तो नहीं, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, एक ही क्लोरीन। सल्फर यहाँ एक है, सल्फर यहाँ भी एक है, सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो लगा दीजिए तो हाइड्रोजन भी हमारा दो बन गया, क्लोरीन भी दो बन गया, और हमें हमारा आंसर मिल गया, मतलब संतुलित आंसर मिल गया। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर कोई भी डाउट हो, देखो कोई भी डाउट हो, प्लीज बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं मैथ पढ़ाती हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पर जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ये दोनों हमेशा साथ साथ ही चलती है, बट फिर भी अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें ये हमेशा ही साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में ऐसी मतलब अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी दोनों ही चीजें आपको एक साथ नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पर पीबी का मतलब होता है लेड, लेड के पास ऑक्सीजन है, अभिक्रिया से पहले लेड के पास ऑक्सीजन है, पर जैसे ही अभिक्रिया हुई बच्चों, ऑक्सीजन ने लेड को छोड़ दिया। ऑक्सीजन ने क्या किया? लेड को छोड़ दिया। लेड मतलब पीबी, पीबी के पास अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन था, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ने लेड को छोड़ दिया। अगर इसको छोड़ दिया तो इट मींस ऑक्सीजन की क्या आ गई? ऑक्सीजन की बच्चों कमी आ गई। क्या आ गई? ऑक्सीजन की कमी आ गई। करेक्ट है सभी को? ऑक्सीजन की क्या आ गई? कमी आ गई। अब जब जब ऑक्सीजन की कमी आती है, हमें पता है क्या होता है, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। पर ऑक्सीजन तो भाई कम हो गई, कम हो गई, तो यहां पर अपचयन होगा। किसके साथ ये हुआ? ये हुआ लेड के साथ। तो हमारे लिए जो अपचयित पदार्थ है बच्चों, वो लेड हो गया। कौन हो गया? लेड, जिसको हम दर्शाते हैं पीबी से। पीबी का मतलब है लेड। तो ये हो गया हमारे लिए अपचयित पदार्थ, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको छोड़ दिया, छोड़ दिया तो इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, कमी आ गई तो अपचयन हुआ। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन ने इसको छोड़ा, लेड को तो छोड़ दिया, पकड़ा किसको? अब लेड को छोड़ा है तो भाई किसी ना किसी को तो पकड़ेगी ना। तो ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा? तो हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया है, और हाइड्रोजन के पास अभिक्रिया से पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं था, था ही नहीं। लेड के पास ऑक्सीजन था, क्योंकि देखो इसके साथ में O लिख रखा है, लेकिन H2 के साथ ऐसा कुछ नहीं लिख रखा था, तो इसलिए इसके पास कोई है ही नहीं, इसके पास जो है वो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। पर जैसे अभिक्रिया हुई, हमने देखा अच्छा पहले तो भाई तुम्हारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब एकदम से ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? अब आ गया तो आ गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है वो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और जहां पर भी ऑक्सीजन बढ़ता है
जहां पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां पर हमें पता है क्या होगा, क्या होगा, सोचो, बताओ फटाफट से क्या होगा। वेरी गुड, उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों हाइड्रोजन है वो कैसा पदार्थ है? वो उपचयित पदार्थ है। और जो हमारा लेड है वो कैसा पदार्थ है? वो अपचयित पदार्थ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चों जरूर ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से फिर स्क्रीनशॉट की मदद से भी आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, परिभाषाएं ऊपर लिख रखी है और एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल जो उपचयित पदार्थ था जिसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, वो हमारे लिए हाइड्रोजन है। और जो हमारा अपचयित पदार्थ है जिस बेचारे से ऑक्सीजन छूट गया, ऑक्सीजन कम हो गया, उसको हम अपचयित पदार्थ कहेंगे, जो कि लेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर था, कॉपर जो है वो अपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। क्या हुआ? एकदम से कॉपर ऑक्साइड था, सॉरी कॉपर अकेला नहीं था, कॉपर ऑक्साइड था। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था? रिएक्ट कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था। एकदम से क्या हुआ? अभिक्रिया के बाद कॉपर को ऑक्सीजन ने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मतलब कॉपर हमारा क्या हो गया? अकेला रह गया। कॉपर को क्या किया? ऑक्सीजन ने छोड़ दिया तो कॉपर को आ गई ऑक्सीजन की कमी। कॉपर को क्या आ गई? ऑक्सीजन की कमी। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं लिखा है, पहले लिखा था, अभिक्रिया से पहले लिखा था, लेकिन अब नहीं लिखा। तो इसका मतलब कॉपर को आ गई ऑक्सीजन की कमी। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी किसी पदार्थ को आती है वो हमारे लिए कैसा पदार्थ हो जाता है? सोचो, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कम हो रहा है, तो अपचयित पदार्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो हमारे लिए अपचयित पदार्थ है। और जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आप देख सकते हो अभिक्रिया से पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन के पास भाई पता नहीं कहां से ऑक्सीजन आ गया, पता नहीं कहां से ऑक्सीजन आ गया। अब आ गया तो आ गया। ठीक है, इसके पास क्या हो गया? इसके पास हो गई ऑक्सीजन की वृद्धि। और जहां पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हुई, मतलब उपचयन हुआ। वृद्धि हुई मतलब उपचयन हुआ। किसके साथ हुआ? हाइड्रोजन के साथ हुआ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा उपचयित पदार्थ। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, मैं यूं ही फालतू में नहीं करवा रही, सवाल आते हैं कि आपको एक समीकरण दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कौन यहाँ पे उपचयित पदार्थ है, कौन यहाँ पे अपचयित पदार्थ है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन किसी को छोड़ रहा है तो किसी को पकड़ेगा भी। किसी के पास अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो किसी के पास ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी। जब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों चीजें हो रही हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों कहते हैं रिडॉक्स? क्योंकि अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब ये दोनों किसी समीकरण में एक साथ हो, वैसे होगा हर बार ये एक साथ ही होंगे, क्योंकि किसी में कमी तो किसी में बढ़ोतरी, किसी में बढ़ोतरी तो किसी में कमी, ये तो चलता रहेगा, ये तो साथ साथ चलेगा। तो इनको फिर हम रिडक्शन का री ले लिया, है ना, और सॉरी रिडक्शन का आर ई डी ले लिया, ऑक्सीडेशन का ओ एक्स ले लिया, तो रिडॉक्स बन गया। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है रिडॉक्स। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने कर लिया अभी अभी। उपचयित पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, वो हाइड्रोजन है। और जिसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, बचा ही नहीं, वो अपचयित है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो पहले मैंने देखा, अच्छा इसको देखते हैं, हमने इसको शायद वो नहीं किया, बट ये पहले से बैलेंस था, ये भी पहले से ही मुझे बैलेंस लग रहा है। हाँ करेक्ट है, बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। ये केएल मत समझना इसको कि मैम ने क्या लिख दिया, अभी केएल नाम का कोई नहीं, ये के है और आई है। ठीक है, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन। ठीक है, ये के है, ये आई, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। के का मतलब होता है पोटेशियम और आई का मतलब होता है आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड को जब H2O2 के साथ अभिक्रिया करवाई, पोटेशियम आयोडाइड की जब H2O2 के साथ हमने क्या किया? अभिक्रिया करवाई, तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ, आयोडीन तो हमारा बेचारा अकेला रह गया, है ना। और आयोडीन के साथ ऐसे भी कुछ था नहीं, ना तो हाइड्रोजन था, ना तो आपका ऑक्सीजन था, कुछ नहीं था। लेकिन जो आपका के है, पोटेशियम है, उसके पास ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की ही वृद्धि हो रही है, दोनों की ही वृद्धि। समझो इस बात को, दोनों की वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि पोटेशियम के पास कुछ नहीं था, पोटेशियम मतलब ये के पास ना तो ऑक्सीजन था, ना तो हाइड्रोजन था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई उसके पास ऑक्सीजन भी आ गया, उसके पास हाइड्रोजन भी आ गया। तो मतलब पोटेशियम के साथ क्या हो रहा है, पोटेशियम के साथ क्या हो रहा है, ये जो हमारा पोटेशियम है इसके साथ क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो बच्चों उपचयन होगा। और पोटेशियम के साथ ही अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ा, और अपचयन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन भी बढ़ा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, कि यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे। ऑक्सीजन के आने से उपचयन, हाइड्रोजन के आने से अपचयन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, ये है N2, ये है H2। अच्छा लिख, हाँ मैंने लिख लिया, मैंने इसका आंसर लिख दिया कि यहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों चीजें हो रही हैं। समझ जाना भाई, समझ जाना, ठीक है। चलो, N2 नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था। नाइट्रोजन भाई अलग ही घूम रहा है, हाइड्रोजन भाई अलग ही घूम रहा है। जैसे ही रिएक्शन हुई, आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गया। पहले नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसी अभिक्रिया हुई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गया, मतलब हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो गई। किसमें हुई, नाइट्रोजन में हुई। किसमें हुई, नाइट्रोजन में हुई। क्या हुई, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हुई। हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हुई, हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की अगर जो है वो वृद्धि हो रही है, तो हम समझ गए कि इसके पास क्या हो रहा होगा, कौन सा ये हमारा रिएक्शन है, कौन सी हमारी अभिक्रिया है। तो ये यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जब बढ़ेगा तो अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो ये जो रिएक्शन है ये अपचयन का रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है। तो चलिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से गुणा कराऊं, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे 2 से गुणा कराऊं, 2 तिया 6 हो गया। और हमें जो है वो हमारा संतुलित समीकरण मिल गया, है ना। नाइट्रोजन भी 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, हो गया संतुलित। चलिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया से पहले नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद आ गया, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो गई, तो अपचयन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास फिर से एक और बार फेरिस ऑक्साइड, और इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, आयरन को छोड़ दिया। ऑक्सीजन ने आयरन को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। तो मतलब जो हमारा आयरन है, जो हमारा Fe है, उसको ऑक्सीजन अगर छोड़ के जा चुका है, तो मतलब यहाँ पे उपचयन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से अपचयन होता है। आयरन को ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे आयरन के साथ अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन को जाके ऑक्सीजन पकड़ गई, तो यहाँ पर उपचयन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन बढ़ गई, आयरन से ऑक्सीजन कम हो गई। ऑक्सीजन कम होती है तो अपचयन होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है तो भाई उपचयन होता है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है Fe, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, 4 एक कम 4 हो गया, तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। लेकिन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 बन गया, तो यहाँ पे 4 से गुणा करा दो, 4 दूनी 8, ये भी बन जाएगा। तो हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, और हमने पहचान भी लिया कि आयरन से ऑक्सीजन दूर हो गया, छोड़ के चला गया, तो वहां पे अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन को जाके उसने पकड़ लिया ऑक्सीजन ने, तो हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन अभिक्रिया से पहले नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद उसको ऑक्सीजन मिल चुका है, तो हम कहेंगे जो यहाँ पे मैग्नीशियम है बच्चों, इसको क्या हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीजन की इसके पास क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई।
ऑक्सीजन की इसके पास क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के पास क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो है वो वृद्धि हो गई। तो अगर इसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि इसके साथ उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हो रहा है उपचयन, किसके साथ, तो जी हमारे मैग्नीशियम के साथ। इसको बैलेंस करो, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दो बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम भी दो बन गया, तो मैग्नीशियम को भी दो लिख दो। अब बैलेंस है, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। तो पहले वाले केस में हो रहा है उपचयन किसका, मैग्नीशियम का। इस पहले वाले में नहीं, सॉरी आखिरी वाले में, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। ऊपर बात करें तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे उपचयन भी हुआ और अपचयन भी हुआ। तो बस ये थे हमारे कुछ उदाहरण जिसमें हमने सीखा कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। ऊष्माशोषी और ऊष्मक्षेपी भी हमने अब जो है वो अभिक्रियाएं सीख ली हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपना जो भी आपका थॉट है उसको कमेंट कर सकते हो, अपना डाउट भी कमेंट में पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, उपचयन इन अभिक्रियाओं में कोई भी डाउट ना रहे। और प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बच्चों से भी करवाइए ताकि चैनल ग्रो हो, है ना। अच्छा, सब्सक्राइबर क्यों बढ़ाने, ताकि मैं आपकी लाइव क्लासेस ले सकूं और आप अपने डाउट भी साथ साथ में पूछ सको। ठीक है, तो चलिए भाई, अभी के लिए करते हैं फिर बाय बाय। तो अभी के लिए सभी बच्चों को बाय बाय और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास।